गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। जल्दी 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 सारे बच्चे आ जाएंगे क्लास के अंदर सुपर फास्ट। फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आकाश, शुभम, बादल, तंजीला, सर्वेश, नीलेश, आनंद, शुभांशु, धवंशी, सिंचल, निखिल, स्नेहा, प्रकाश, वैभव, लियोदास, अमित, अरमानदीप, एकता, आर्यन, सुधांशु, रिनीता, बादल, दिया, अब्दुल्ला, मुनव्वर, मोहित, जैक, जाकिर, दोनेश, उदित, मैं हूं टोमेटो। वाह 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 वाह, तुम हो टोमेटो तो मैं हूं पटैटो। टमाटर अनार सब चल रहा है। वो गाना भी सुना है, वो याद आ गया। करेले की हो गई सगाई, क्या था गाना? करेले की हो गई सगाई, शकरकंद नाचन को चली आई। फूलन गोभी तबला बनकर, फूलन गोभी तबला बनकर, भिंडी की हो गई लड़ाई, शकरकंद नाचन को चली आई। सुबह सुबह वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सवेरे क्लास लेना बहुत अच्छा रहता है और सीए वाले बच्चे पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 6 का नाम तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम है। इस चैप्टर की यूनिट 1 है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आज की क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 की यूनिट 2। ओके, आज बस इस चैप्टर को फाइनल टच दे रहे हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। कुछ बेसिक बातें रह गई हैं, वो आपको बताना चाहता हूं। लास्ट क्लास के अंदर सब सॉर्टेड तरीके से हो गया। ये चश्मा मैंने उतार दिया अपना और अब दोस्तों आपके सामने कंटेंट पेश करने जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर लेक्चर नंबर 6। लगभग 4 से 5 लेक्चर और लगेंगे, तब ये यूनिट मतलब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 15 नंबर का चैप्टर है। ओके, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। नेशनल इनकम अकाउंटिंग है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम कराया था बेसिकली। तबरेज भाई, बिल्कुल पर्सनल इनकम जानते हो, पर्सनल सेक्टर की इनकम को बोलते हैं। पर्सनल इनकम पर्सनल सेक्टर की इनकम को बोलते हैं। और पर्सनल सेक्टर में 2 चीजें आती हैं। एक अपन लोग, हम तुम, फैमिली, जिसे हाउस होल्ड बोलते हैं सिमरन, है ना। हाउस होल्ड आता है पर्सनल सेक्टर में, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। दूसरा आता है नपिश, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड। ये 2 चीजें आती है बेसिकली, राइट। इन दोनों की इनकम को बोलते हैं पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम सारी वो इनकम है जो पर्सनल सेक्टर को मिली हैं, चाहे वो फैक्टर इनकम हो या ट्रांसफर इनकम हो, ये मैटर ही नहीं करता। पर्सनल सेक्टर को पैसा मिलना चाहिए, बस वो सारा पैसा पर्सनल इनकम है। जो भी पर्सनल सेक्टर को पे किया गया है, वर्ड इसने यूज किया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि हम ये बोल देंगे जो जो पैसा पर्सनल सेक्टर को पेड आउट है, पे किया गया है, वो सारा पर्सनल इनकम है। सोच रहे थे कि सीए फाउंडेशन के बच्चे बेवकूफ हैं, मुश्किल से समझेंगे। नहीं नहीं, तुम समझ जाओगे यार। पे किया है या रिसीव किया है, अमाउंट तो वही रहेगा। कहने का मतलब, अगर आपके पापा बोले कि मैंने अपने बच्चे को 500 रुपए दिए, तो आप बोल सकते हो ना कि तुम्हारी पर्सनल इनकम 500 हो गई। वैसे पर्सनल इनकम का मतलब किसी इंडिविजुअल बंदे की इनकम नहीं होता। पर्सनल इनकम का मतलब हाउस होल्ड और नपीश की इनकम का टोटल होता है। ठीक है, अगली क्लास में नई यूनिट स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले पर्सनल इनकम की डेफिनेशन लिखी है। पर्सनल इनकम इज द इनकम, ऑब्वियसली इनकम है, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूडिंग नपिश। इन दोनों को मिला हुआ पैसा टोटल कर दो। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इट इज द इनकम एक्चुअली पेड आउट। एक्चुअली जो पैसा दिया गया है किस किस को? पूरे हाउस होल्ड सेक्टर को इंक्लूडिंग नपिश। हाउस होल्ड प्लस नपिश को जो जो पैसा दिया गया है वो सारा पैसा, ठीक है। बट नॉट नेसेसरली अर्नड, जरूरी नहीं है कि इन्होंने पैसा कमाया ही है। ये इनको फ्री फंड में ट्रांसफर इनकम की तरह भी मिल सकता है। कहने का मतलब क्या?
देखो दोस्तों, अब आपको डेप्थ के अंदर चीजों को बताऊंगा। मैंने बोला हाउस होल्ड प्लस नपिश, इन दोनों को जो भी पैसा मिला है वो सारा पैसा पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम को शॉर्ट में पीआई लिख सकते हो, ठीक है। और हाउस होल्ड प्लस नपिश प्लस बिजनेस सेक्टर, यानी फर्म सेक्टर बोल दो, इन तीनों को मिलाकर बनता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो पैसा कमाता है उसे बोलते हैं प्राइवेट इनकम। अब ये प्राइवेट सेक्टर इनसाइड कंट्री भी पैसा कमाता है, आउटसाइड कंट्री भी पैसा कमाता है। कोमल गोयल को, कोमल गोयत है, इसको नपिश की फुल फॉर्म जाननी है। ये लिखी हुई है नपिश की फुल फॉर्म उर्दू में। कमाल कर रहे हो यार, नपिश की फुल फॉर्म तो लिखी हुई है। हाँ, विदाश्री थोम्बरे पूछ रही है ये मॉड्यूल में कहां है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मॉड्यूल से बताऊंगा आज, टेंशन मत लो, चैप्टर तो खत्म करना है यार, ठीक है। चलो जी, तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम प्राइवेट इनकम है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार प्राइवेट इनकम की। प्राइवेट इनकम की प्यारी सी डेफिनेशन दी हुई है, कहता है प्राइवेट इनकम इज अ मेजर ऑफ द इनकम। प्राइवेट सेक्टर उस इनकम की कैलकुलेशन है, उस इनकम की मेजर है विच अक्रू टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर को मिलती है। अक्रू का मतलब मान लो मिलना, ठीक है। फ्रॉम ऑल सोर्सेस, सभी सोर्सेस मिलाकर, चाहे उन्होंने विद इन कंट्री से कमाया पैसा या आउटसाइड कंट्री से कमाया पैसा, ठीक है। ये सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर की इनकम है। और प्राइवेट सेक्टर में भी फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम दोनों इंक्लूडेड होता है। देखो जी, पूरी कंट्री की इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है, ठीक है। जब हम पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम निकालते हैं तो इनका हम ट्रांसफर इनकम भी देख लेते हैं। देखो जरा इनको कितना कितना मिला है फ्री फंड में भी, ये भी चेक कर लेते हैं। चलो जी, अब देखो आपको बताता हूं दोस्त, एक होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को आप बोल सकते हो ये अर्नड इनकम है, कमाई हुई इनकम है, फ्री की इनकम नहीं है। एक होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज लाइक गिफ्ट, स्कॉलरशिप, डोनेशन, ये सब, ये एक तरीके से अनअर्न्ड इनकम होती है, ठीक है। अब देखो, फैक्टर इनकम के दो टुकड़े कर सकते हैं। कुछ पैसा है जो आपके मित्र ने आपको दे दिया, रिसीव हो गया, और कुछ पैसा है वो उसने देने से वादा किया है, उसको बोलते हैं ये रिसीव होना है। भैया दो वर्ड हैं, रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल तुम समझ जाओ, अकाउंट्स के लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग होता है ना। हाँ, फैक्टर इनकम है खून पसीने की कमाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। ट्रांसफर इनकम भी ऐसा होता है, वो बोल रही थी कि कुछ गिफ्ट्स रिसीव हो गए हैं और कुछ गिफ्ट्स रिसीव होने बाकी हैं, नॉट येट रिसीव्ड बोल दो इसको। दोस्तों हर इनकम के दो टुकड़े कर सकते हैं। उस इनकम का जो हिस्सा तुम्हें मिल गया है वो रिसीव्ड है, जो मिलना है वो रिसीवेबल है। अब देखिए, जब हम देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हम सारी फैक्टर इनकम को टोटल करते हैं, सारी फैक्टर इनकम को। वो रिसीव हो गई है वो भी टोटल होगी, जो रिसीव होने वाली है वो भी टोटल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी बोल रही है जहां पर आप काम करते हो कि आपको अगले महीने 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, मिले तो नहीं है अभी, तो वो 2 लाख रुपए भी आपकी इनकम में कैलकुलेट हो जाएंगे। वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अकाउंट्स यही बोलता है, समझे बात को। ओके, तो रिसीव्ड जो हो गया अमाउंट वो भी नेशनल इनकम में है, रिसीवेबल भी नेशनल इनकम में। हमें रिसीव्ड रिसीवेबल कुछ देखना ही नहीं है नेशनल इनकम के लिए, हमें देखना है फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है बस, टोटल अमाउंट। ओके ओके, रिपोर्ट है बस, ठीक है। ओके चलो जी, लेकिन ये ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। मैं आपको लेकिन नेशनल इनकम के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल इनकम के बारे में मेरे दोस्त। किसके बारे में? पर्सनल इनकम के बारे में।
पर्सनल इनकम में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों शामिल होती हैं। कौन? ये दोनों शामिल होती हैं। लेकिन मजे की बात यह है, जो पर्सनल सेक्टर ना, वो ये बोलता है मैं तो सिर्फ उसी पैसे को शामिल करूंगा जो एक्चुअली मेरी पॉकेट में आ चुका है। रिसीव होगा या नहीं होगा, मैडम ने वादा किया है वो गिफ्ट देगी, वो वादे की बात बाद में, जब मिलेगा तब देखेंगे, समझे? वो कहते हैं जो जेब में पैसा है उसकी बात करेंगे। तो जब पर्सनल इनकम की बात आती है तो हम जो रिसीव हुआ अमाउंट है उसको देखते हैं, रिसीव हुआ अमाउंट है उसको देखते हैं, रिसीवेबल को नहीं देखते, नहीं देखते, समझे? ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। अगर कोई बोले कि एक नया फॉर्मूला बनाओ जो बच्चों को परेशान करे, तो मॉड्यूल ने बना रखा है वो फॉर्मूला जो आपको परेशान करे। वो फॉर्मूला बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास फैक्टर इनकम का टोटल है, सभी फैक्टर इनकम का टोटल है, तो तुम्हारे पास नेशनल इनकम है, ठीक है जी। तो नेशनल इनकम में से ये हटा दो, ये वाली इनकम हटा दो जो गुलाबी रंग से की है, ठीक है, और ये वाली इनकम ऐड कर दो। भैया नेशनल इनकम में ये तो हिस्सा होता ही नहीं है ना, ये हटाकर ये ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास पर्सनल इनकम का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, जबरदस्ती का फॉर्मूला जो तुम्हें पक्का परेशान करे। ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रखा है, ठीक है। एक ऐसे ही फॉर्मूला क्रिएट करना था, लेकिन दोस्त आपको जब पेपर में पर्सनल इनकम निकालनी आएगी ना, तो आप वैसे ही निकालना जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी। अभी तो सिर्फ मैं एक फॉर्मूले को जस्टिफाई कर रहा हूं, क्योंकि बुक में लिखा है इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है जी। तो आगे आपको देखने को मिलेगा पर्सनल इनकम का फॉर्मूला। देखो जी, इसको आप बोल सकते हो, ये मिला नहीं है ना पैसा, एक छोटा सा वर्ड इसके लिए यूज करूंगा। दिस इज क्या है? ये इनकम है जो देश के अंदर अर्न हुई है, इनकम अर्नड बट मिली नहीं है अभी, नॉट रिसीव्ड, ठीक है। और ये कौन सी है? इनकम ये रिसीव हो चुकी है बट नॉट अर्नड। यार ये वर्ड अगर मैं लिखता भी नहीं ना, इतनी मुश्किल लैंग्वेज, तो भी बच्चों को समझ में आ रहा था। बस मॉड्यूल ने ये 2 लाइन लिखी है, कहता है नेशनल इनकम में ये सब शामिल है, तुम सबसे पहले इसको रिमूव करो, माइनस करो, और ये शामिल नहीं है इसको प्लस करो। जो पैसा पॉकेट में आया ही नहीं उसको देखते ही नहीं अभी। तो फॉर्मूला जो बनाया है दोस्त, फॉर्मूला ये बनाया है, पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है नेशनल इनकम माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी ये कौन सी है? रिसीवेबल, रिसीवेबल फैक्टर इनकम है ये, ठीक है जी। और इनकम नॉट अर्नड मतलब ट्रांसफर इनकम बट रिसीव्ड, है ना। तो ये रिसीव्ड हुई ट्रांसफर इनकम है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, आप बोलोगे सिर्फ फैक्टर इनकम्स। अगर आपसे पूछे कि पर्सनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, तो आप बोलोगे ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड होती है, फैक्टर इनकम भी इंक्लूड होती है, दोनों चीजें इंक्लूड होती है। तो यहां पर दोस्तों इधर लिखा है नेशनल इनकम, इधर लिखा है प्राइवेट इनकम, एक कंपैरिजन है। कहते हैं फैक्टर इनकम 2 तरीके की होती है, एक होती है रिसीव्ड, एक रिसीवेबल। तो रिसीव्ड वाली को नेशनल इनकम में बिल्कुल ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम सारी इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में, तो दोनों के लिए राइट निशान बना दिया। लेकिन जब बात करेंगे पर्सनल इनकम के बारे में, तो जो पॉकेट में आया है वही देखेंगे। पॉकेट में सिर्फ रिसीव्ड वाला अमाउंट है, इसको ऐड करो, जो रिसीवेबल है अभी जेब में नहीं है क्रॉस करो। और ट्रांसफर इनकम का तो कोई वास्ता ही नहीं है नेशनल इनकम से, तो क्रॉस है। लेकिन ट्रांसफर इनकम जो रिसीव्ड हो चुकी है उसको ऐड करो, जो रिसीवेबल है उसको तो हटाओ, अभी जेब में नहीं आया पैसा, हटाओ इसको। ओके, हाँ, ये अक्रूड और एडवांस जैसे वर्ड्स हैं, वो अकाउंट्स में इस्तेमाल होते हैं। भैया जब हो रहे थे अकाउंट्स में इस्तेमाल, तो वही वाले शब्द इकोनॉमिक्स में भी यूज करने थे, नहीं करने थे? करने चाहिए थे, इसको करने चाहिए थे इसको, लेकिन इसने अपनी अलग ही डिक्शनरी बना दी, तुम्हें कंफ्यूज करने की पुरजोर कोशिश की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। अब आगे देख लो, मैं
तुम्हें एक चीज मैं मॉड्यूल से दिखा देता हूं भैया। मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन ओपन करते हैं, स्टडी मटेरियल निकाल रहा हूं तुम्हारा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैं सॉल्व करके कुछ नहीं दिखा रहा, बस मैं दिखा रहा हूं इसकी चालाकी कहां पर खत्म होती है। ये हमसे जीत पाएगा क्या? कदाचित नहीं, कदाचित नहीं राज्य। ये देखो, और हां भाई बीच में एक फॉर्मूला है, देखो एक पहले बीच में बात बता देता हूं। मैंने आपको क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट तो बताया है ना। बस इसमें एक फॉर्मूला बनेगा बेसिक प्राइस का, फालतू का फॉर्मूला, इसका कोई लेन देन नहीं है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इस पे कहीं गलती से एमसीक्यू ना आ जाए, गलती से, इसलिए अपना सेव करने के लिए बस ये वाला कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको देख नहीं रहे हैं, हम तो कहीं और जा रहे हैं। वो कह रहा आईसीआई की सुपारी दे दूंगा भाई ये देखो जी। और देखो एक चीज और समझाता हूं आपको मैं, बीच में आ जाते हैं। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कैपिटा का मतलब होता है पर्सन, पर पर्सन देश में कितना पैसा कमाया जाता है, ये होना चाहिए देश की टोटल नेशनल इनकम अपॉन देश की पॉपुलेशन। ये फॉर्मूला होना चाहिए, यही सही है। अगर ये ना लिखा है ना पेपर में, ये ना लिखा आया पेपर में, तो तुम क्या करोगे? तो भाई एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इसको मान लेना तुम। वैसे तो ये पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है पर कैपिटा जीडीपी का, पर पर्सन जीडीपी जो निकाला है। लेकिन ये ना लिखा हो तो आप इसको मान लेना, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी है ऐसा, ठीक है, फालतू का। ये भी गलती कर रखी है इसने, लेकिन गलती कर रखी है तो भैया हम इसके हिसाब से भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि मॉड्यूल वाला ही बोलता है कि हमने जो लिखा है सर उसको ही मानना, वरना सब हवा में उड़ जाएगा। तो जो मैंने अभी तक आपको फॉर्मूला कराया है वो ये वाला कराया है पर्सनल इनकम का। अभी नीचे वाले पे भी आना है, ठीक है। चलो, मैं तो क्वेश्चन क्रैक कराने के चक्कर में था। हमने सारी इलस्ट्रेशन की है, हाँ 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 हाँ। कौन से नंबर के इलस्ट्रेशन पहुंच गए हम? 8वें नंबर पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, 7वें पे, हाँ जी, देखिए देखिए देखिए, आ रहे हैं हम धीरे धीरे। अरे कहाँ गया? ये देखो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर इसने डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पूछ रखा है, तो पहले यहां पर पर्सनल इनकम निकालनी पड़ेगी। लेकिन इसने फॉर्मूला क्या यूज किया हुआ है, देखो, इसने एक लाइन यूज की हुई है फॉर्मूले में, जो बच्चा देखेगा तो बोलता है पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, और ये इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, एंड इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ऐसे करके यूज किया हुआ है। और आंसर तुम्हारा ये आ रहा है 14,763, लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। और हमने इसको अपने चार्ट वाले फॉर्मूला से इस्तेमाल किया था, चार्ट बनाया था ना, पूरा फॉर्मूला बनाया था, उसके हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशन की थी। आप उसी हिसाब से करना जैसे मैंने कराई थी, वैसे ही आंसर आएगा, इस चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। काशवी, हां, बस ये बताना चाह रहा था कि मॉड्यूल पढ़े तो ये फॉर्मूला देखे और डर जाए, डरना नहीं है, जैसे हमने किया वैसे ही है, ठीक है। जिस डर से आगे निकालना चाह रहा था आपको मैं, बस जी। एक फॉर्मूला और दिया हुआ है पर्सनल इनकम का, देखो जी,
ये लो, ये लो जी, पर्सनल इनकम का एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, कहता है नेशनल इनकम में से आप ये 3 आइटम माइनस कर दो। क्या? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट टैक्स। ये 3 आइटम माइनस कर दो और ये वाला आइटम प्लस कर दो। ये कौन सा है? ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म्स एंड गवर्नमेंट। फर्म और गवर्नमेंट ने जो फ्री फंड का पैसा हाउस होल्ड को दिया होगा, हाउस होल्ड को दे देते हैं, डोनेशन सब्सिडी वगैरह कुछ ना कुछ देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है और कुछ कुछ कंपनीज भी कई बारी फ्री फंड में भंडारा बांट देती है। तो ये चीज ऐड कर दो। दिस इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। हाउस होल्ड ने ये अर्न नहीं किया लेकिन कंपनी से मिल गया, ठीक है। और ये 3 पैसा देश के अंदर अर्न किया गया है, ये 3 पैसा देश के अंदर अर्न किया गया है, इनकम अर्नड है ये। बट ये पैसा एक भी हाउस होल्ड को नहीं मिला, बट नॉट रिसीव्ड। ये हाउस होल्ड को पैसा नहीं मिला। कैसे? अब देखो, प्रॉफिट का हिस्सा है एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी किसी को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करती, तो कंपनी ने अपने पास ही रख लिया, हाउस होल्ड के पास नहीं गया। कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी प्रॉफिट का हिस्सा है, ये सरकार के पास जाना है, ठीक है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कंपनी ने अपने पास ही रखा हुआ है अभी। खैर कुछ भी मान लो, लेकिन ये तो पक्का पता है हाउस होल्ड को मिला ही नहीं। ओके, फिर बच्चा पूछेगा ये वर्ड कहां से आया सर? नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू हाउस होल्ड, मेड बाय हाउस होल्ड। तो ये सीख लो जरा। देखो जी, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को लोन भी देता है। पता है कैसे देता है लोन? गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज कर लेता है। अगर हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट से कोई बॉन्ड परचेज किया है, बॉन्ड जैसे कि ट्रेजरी बिल, इसको मनी मार्केट वाले चैप्टर में ढंग से बताऊंगा बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। मान लो हाउस होल्ड बॉन्ड को परचेज कर लेता है, तो इसका मतलब सरकार को लोन दे दिया, ठीक है। तो सरकार हाउस होल्ड को इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, है ना। तो हाउस होल्ड इंटरेस्ट रिसीव भी करता है, किससे? सरकार से भी करता है, और बैंक के अंदर पैसा जमा कराया है तो बैंक में भी पैसे का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। तो देखो, मान लो ये हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट ने इसको 4 रुपए का इंटरेस्ट दिया, बैंकों में इसका पैसा जमा है, इसको 4 रुपए का इंटरेस्ट यहां से मिल गया, तो हाउस होल्ड को नेट 8 रुपए की कमाई हो गई। लेकिन इसी हाउस होल्ड ने किसी बैंक से लोन भी लिया हुआ था। क्या लिया था? लोन। हाउस होल्ड यहां इंटरेस्ट दे रहा है मान लो 5 रुपए का, तो देखो टोटल में हाउस होल्ड को इंटरेस्ट मिल रहा है 8 का, हाउस होल्ड दे रहा है 5 का, तो नेट चेक करो इसका कितना है। तो जितना रिसीव कर रहा है माइनस जितना पे कर रहा है, रिसीव माइनस पे, कितना फायदा हो रहा है इसको? कितना फायदा हो रहा है यहां पर? 3, है ना। तो दिस डिफरेंस इज नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। अभी तो क्या है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हाउस होल्ड को 8 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है और 15 का पे कर रहा है ना। तो 8 माइनस 15 7 हो जाता, -7। तो ये -7 वाला जो नेट पेमेंट है, ये वाला अमाउंट यहां पर लिखते हैं। हाउस होल्ड को नहीं मिला, एक्चुअली हाउस होल्ड को पे करना पड़ रहा है, और ये जो 3 था ये तो प्लस में आ गया था, तो यहां पर निशान बदल जाता, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हाउस होल्ड एक्चुअली पे एज अ इंटरेस्ट। तो वो हाउस होल्ड की इनकम नहीं है। बस इतना बताना चाहता हूं, इस फॉर्मूले को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, कहीं ना कहीं से फंस सकता है यहां से क्वेश्चन, ठीक है जी। ये फॉर्मूला मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, जब मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं, तो देख लो। आ जाओ, ये लिखा जी फॉर्मूला, बस। ओके रिपोर्ट है। एक बार डाउट देख लेते हैं बच्चों के, क्या क्या डाउट यहां पर आए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड और रिसीवेबल? अश्मित, जो तुम्हारी पॉकेट के अंदर आ गया है वो रिसीव्ड है, और जो आना बाकी है नॉट येट रिसीव्ड वो रिसीवेबल है। सर मैं अभी सितंबर अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन कर सकती हूं क्या? नो 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 नो। बॉन्ड डिबेंचर होता है क्या सर? डिबेंचर टाइप ही होता है, लेकिन सर्वेश ये मनी मार्केट में पढ़ाऊंगा।
पीवाईक्यू अंजलि पूछ रहे कहां से करें। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक तो T20 सीरीज मैंने करा रखी है, वहां पर पीवाईक्यू अवेलेबल है। बाकी 6 से लेकर 10 अवेलेबल है ही नहीं। पहली पहली बार ये सिलेबस में ऐड हुए थे, तो उसका पेपर अभी हुआ है, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं था। ठीक है, सब्सिडी ट्रांसफर में इंक्लूड, वेरी गुड करते हैं रितिका। इलस्ट्रेशन 14 करा दीजिए, अंकित तिवारी जी कह रहे हैं 14 इलस्ट्रेशन करा दूं क्या यार? मैंने करा रखी है उस्ताद, देखता हूं नहीं कराई होगी तो करा दूंगा, नहीं तो अरे यार ये क्या पूछ रहे हो भाई? इलस्ट्रेशन 14 पे आओ, चलो देखो यार, तुम्हें याद होगा तो ही समझ पाओगे इस चीज को। बोलता है यहां पर जीडीपी एफसी निकालो, बी पार्ट में बोलता है जीडीपी एमपी निकालो, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको पेपर में दिया हुआ ये जीएनपीएफसी। तो देखो पहले इसके पीछे पड़ जाते हैं, जीडीपी एफसी निकाल लेते हैं। जो दिया हुआ है वो जीएनपीएफसी है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, बस फर्क क्या है, इधर डोमेस्टिक है इधर नेशनल है, तो माइनस कर देना एनएफआईए। जीएनपीएफसी क्वेश्चन में गिवन है 61,500, एनएफआईए कितना है वो देख लो। एनएफआईए कहीं लिखा है यार, ये लिखा फैक्टर इनकम। देखो एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया ही नहीं क्वेश्चन में, 0 माइनस में। फैक्टर इनकम टू अब्रोड गिवन है 80, माइनस 80 आ गया इसका आंसर। तो यहां पर मैं एनएफआईए मेरा -80 है तो -80 ही लिख दूंगा। तो आप देखोगे तो 61,580 आपका जीडीपीएफसी आ गया। फिर आपसे पूछा है जीडीपीएमपी निकालो, तो राजे जीडीपीएमपी कैसे निकलेगा? कोई भी चीज ये लिख दिया, मान लो जो निकाला है जीडीपीएफसी, तो इसमें क्या ऐड करना है? सब कुछ सेम है, बस ये एफसी एमपी अलग है, तो एनआईटी को ऐड कर दो। जीडीपीएफसी आपका 61,580 आया था, इसमें एनआईटी प्लस करो। एनआईटी देखो क्वेश्चन में कहां है, ये लिखे एनआईटी, ये रहा 300, तो 61,880 आ गया। इसमें क्या डिफिकल्टी थी? इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी यार, इजी पीजी है बिल्कुल, है ना। स्नेहा उत्सव, सर बुक में गलत है क्या आंसर? उत्सव वाला क्या बात करो। क्रिश कॉलर यूट्यूब पर एक T20 सीरीज करा रखी है, T20 सीरीज लिखोगे आप, T20 सीरीज सीए फाउंडेशन सीए वाला लव कौशिक यूट्यूब पे ऐसे लिखोगे तो आ जाएगी, उसमें पीवाईक्यू करा रखे हैं। ठीक है, ओके रिपोर्ट है भैया, यही आंसर है ना 61,880 61,580। आप देख लोगे तो मैं एक बार इसको देख लेता हूं। ये क्या है बे? ये मॉड्यूल के अंदर देखो दोस्त, मॉड्यूल के अंदर ये गलत सॉल्व कर रखा है। देखो जी आपको बताऊं, जब आपको ये वैल्यू गिवन है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, राइट। मॉड्यूल के अंदर इस चीज की गड़बड़ी है, या तो ये वैल्यू गिवन नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, परी मोदी पूछ रही है सर नाउ अ डेज आपकी क्लासेस प्रॉपर क्यों नहीं हो रही? यार 2-3 दिन तो तबीयत खराब थी, ठीक है, और आज सुबह चाह रहा था आपको जल्दी सरप्राइज दे दूं। ये गिवन है, इसके हिसाब से हमने बिल्कुल मस्त क्वेश्चन सॉल्व किया है। चलो अब ये मॉड्यूल ने कैसे किया हुआ, मॉड्यूल के पीछे आ जाते हैं हम, मॉड्यूल के पीछे पढ़ते हैं दोस्त। चलो एक बारी आपको बता देता हूं, जब हम जीडीपीएमपी कैलकुलेट करते हैं
एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम करते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये 4 आइटम प्लस करते हैं जीडीपीएमपी में। जो ये आई होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। मैंने इसको निकालने के बहुत सारे तरीके बताए थे। अगर ये पेपर में गिवन ना हो तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो उसमें आप प्यार से डेप्रिसिएशन प्लस करो, जो भी वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ एक अलग से पॉइंट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको ऐसा ही कुछ है। ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 800 और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है 900, यानी आपको ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है 900, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है 800। तो इतनी चालाकी से ये आपसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाना चाहता है। 900 में से 800 माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू 100 आ जाएगी। मैं क्या सिखा रहा हूं, ये मैंने यहां पर एक ट्रिक बताई है, ICAI मॉड्यूल, साफ लिखता हूं यार, ICAI मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 14 लिख दिया, आपके पास रहेगा ये, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू 100, ये डिफरेंट हो सकता था कि आपसे कुछ यूनिक ही पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ यूनिक ही पूछना चाहता तो ऐसे हो सकता था, लेकिन इसने यहां पर जो दगाबाजी की है, मैं भाई एक बात बता, इसने ये गलती कर दी, इसको ये देना नहीं था, ये देना नहीं था। अगर ये क्वेश्चन में इसको नहीं देता तो जैसे नीचे सॉल्व किया हुआ इनकम मेथड से वैसा ओके रिपोर्ट माना जाता। कोई भी अप्रोच फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं आयुष, ठीक है। तो यहां पर इसको ये देना नहीं था, फिर इसकी बात मान लेते हम, फिर ये ठीक होता। बस इन दोनों का डिफरेंस करके डेप्रिसिएशन निकल जाता। इनकम मेथड से क्या करते हो आप, COE और ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को प्लस करोगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। मिक्स इनकम है कहीं, नहीं है तो 0, तो 1 2 3 ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, ये COE है, इन सबको प्लस कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। 3000 और 800 3800 और 900 4700, 6000 हो गया। ये 6000 डोमेस्टिक इनकम आई है और पेपर में पूछ रहा है GDP-FC निकालो, तो GDP-FC होगा NDP-FC 6000 प्लस डेप्रिसिएशन अभी 100 निकाला है, तो 6100 आंसर आ जाएगा। अब ये मैच कर जाएगा, लेकिन फालतू गड़बड़ की है इसने, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इस हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा बोलेगा सर यहां पर एक फीटा दिया है, सिर्फ फीफा नहीं दिया। दोस्तों जब फीफा नहीं दिया होता उसको 0 मान लेते। वेरी गुड दिव्यांश भाई। हाँ कोमल, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको ये नहीं देना चाहिए था यहां पर, ठीक है। ओके जी, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब डिस्पोजेबल की बात आती है तो पेपर के अंदर एक कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको बोलते हैं नंदी। क्या बोलते हैं, नंदी, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको बोल दो गंदी। अब करूंगा तेरे साथ GNDI की कैलकुलेशन। गुलशन देखता हूं, डाउट देखता हूं। दोस्त नंदी का फॉर्मूला जेन्युइनली क्या होता है वो सुनो पहले। ये होता है देश की नेशनल इनकम निकालो, उसमें NID प्लस करो, प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ये नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, पहले मीनिंग समझ लो। नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब है कि नेशनल इनकम को कितना डिस्पोज कर सकते हो।
जो नेशनल इनकम है उसको कितना खर्च कर सकते हो। भैया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या था, पर्सनल सेक्टर कितना पैसा खर्च कर सकता है। दोबारा समझाता हूं, अगर मेरी इनकम 100 रुपए है और मैं 5 रुपए का टैक्स दे देता हूं तो मेरे पास 95 बचते हैं, तो ये मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, ये मेरी टोटल इनकम है। तो यहां पर बोल रहे हैं एक देश की डिस्पोजेबल इनकम निकालो, तो एक देश की डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो देश की नेशनल इनकम निकाल लो, प्लस देश के पास टैक्स नहीं देखा था हमने पहले, अब टैक्स भी वापस ऐड कर दो, क्योंकि टैक्स भी सरकार के पास ही आता है, ठीक है, देश के पास ही आता है, ये देखो। और फॉरेन कंट्री से बहुत सारे ट्रांसफर्स आते हैं, उसकी नेट वैल्यू निकाल दो, मतलब जो भी तुम रिसीव करते हो माइनस पेमेंट, हम भी तो दे देते हैं बांग्लादेश को, नेपाल को हम भी देते हैं पैसा, तो रिसीव्ड माइनस पेमेंट ये है, ठीक है। फैजान इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। और नंदी और गंदी में एक फर्क है कि यहां ग्रॉस है यहां नेट है, तो नंदी में अगर तुमने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया तो गंदी आ जाएगी आपके पास। यह है असलियत, असली में तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, मॉड्यूल में देखो कैसे दिया हुआ है, बहुत ही वाहियात करके दिया हुआ है। मॉड्यूल की बात भी सुन लो भाई, मॉड्यूल के अंदर, वरना बोलेगा यार हमने मॉड्यूल बनाया क्यों है, टीचर सही सही पढ़ा देते हैं, मॉड्यूल से भी थोड़ा गलत गलत पढ़ा दो। लो जी लो जी लो जी लो जी, आ जाओ डिस्पोजेबल इनकम। ये लो जी, पेज नंबर 6.11 पे दिया है, बड़ा ही गंदा फॉर्मूला लिखा है। देश की जो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, यानी नंदी, ये नंदी, इस नंदी में अगर तुम ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड कर दोगे, तो तुम्हें गंदी मिल जाएगी। ये बात तो क्लियर कट समझ में आती है, लेकिन ये नंदी कहां से आई देखो। ये बोलता है नंदी निकालने के लिए आपको नेट नेशनल इनकम निकालनी होगी, नेट नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी। फिर कहता है अदर नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड कर दो, कर देंगे। मैं गधे एक बात बता, इसके अंदर एनआईटी ऐड कौन करेगा, ये भी ऐड करने थे, इसको करना रह गया, ठीक है, आप कर देना। ये अक्षत पटेरिया पूछ रहे सर मॉड्यूल बनाता कौन है। अभी तुम्हें एक बात बताता हूं, चालाकी बहुत है इस मॉड्यूल को बनाने में, मॉड्यूल कोई नहीं बनाता, ये 4-5 फॉरेन राइटर की बुक्स होती है, उसके थोड़ा सा एक राइटर से ले लेंगे, थोड़ा सा एक राइटर से ले लेंगे, कॉपी पेस्ट करके मॉड्यूल बना देंगे, समझो। अलग अलग राइटर्स की लैंग्वेज इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नंदी का एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, कहता है नेशनल इनकम लो, नेशनल इनकम लो, उसके अंदर नेट टैक्स ऑन इनकम एंड वेल्थ ऐड करो, जो भी विदेशों से अभी मिलना है, रिसीवेबल लिखा है, ध्यान रखना, जो भी विदेशों से टैक्स मिलना है हमें, ठीक है। और नेट सोशल कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड ऐड करो, विदेशों से जो तुम्हें अभी सोशल कंट्रीब्यूशन का पैसा मिलना है, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलना है, ये मान लो एक तरीके से, ये ऐड करो। आप लोग प्लीज इन पे ध्यान ना दे, पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं आएगा, ये बता रहा हूं, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आएगा जो मैंने लिखवाया है, ठीक है, यहां से आएगा। ओके रिपोर्ट, चलो जी। अब आपको एक बार मैं बता देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। कहता है अगर मुझे पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम में से मैं कुछ माइनस करता हूं, कुछ प्लस करता हूं, है ना। माइनस क्या करता हूं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, प्लस क्या करता हूं, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, है ना। प्लस क्या करता हूं, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ये लिख देता हूं बस, मैं इतना हिंट दे दिया मैंने। इससे रिलेटेड कुछ पूछ रहा है यार तुमसे, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं दिया, इसका कुछ एग्जांपल दिया है, तो 45 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा धमाल मचा लो दिमाग के अंदर और फिर इसका आंसर बताओ।
जल्दी। सो टाइम इज अप गाइस। तो देखोगे यहां पर बेसिकली ये ट्रांसफर इनकम होता है ना। ट्रांसफर इनकम की वैल्यू इधर लिखी है, ये देखो क्या लिख दिया, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स। अरे पेमेंट देने वाले के लिए होती है, लेने वाले के लिए इनकम होती है, अमाउंट वही रहता है। तुम 10 रुपए मुझे दो, तुम बोलोगे तुम्हारी पेमेंट है, मैं बोलूंगा मेरी इनकम है, लेकिन रहेगा तो वो 10 रुपया। ए वाला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से और कोई भी मतलब देश के लोगों के लिए ट्रांसफर इनकम नहीं है। इसके साथ जाएंगे, ज्यादातर बच्चे सही हैं, चंदू भाई, आलोक, कपिल देव और सलोनी शर्मा, दीज आर द टॉपर्स। चलो एक चीज और दिखाता हूं आपको मैं। देखो दोस्त, डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, डोमेस्टिक इनकम की बात करो जीडीपी की, बात करो एनडीपी की, कोई भी हो, चाहे एफसी हो चाहे एमपी हो, जिस चीज के बीच में डोमेस्टिक लग गया उन सब की बात करेंगे। ये वो पैसा है जो एक देश की बाउंड्री के अंदर कमाया गया है। दिस इज द पैसा अर्नड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। बाउंड्री यानी टेरिटरी, एक देश की टेरिटरी में जो जो पैसा कमाया गया है क्रिश, वो सारा पैसा ये है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, या बीच में एनएनपी लिख दूं, जीएनपी लिख दूं, है तो ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन सभी के बारे में एक बात कॉमन है, इधर नेशनल है। तो जब बात करूं नेशनल इनकम की, तो ये वो पैसा है जो एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाया है। अब पता है क्या, नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है, 12th क्लास के अंदर दिया होता है, लेकिन मॉड्यूल में हल्का सा दिया हुआ है। ठीक है, हल्का सा दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ना है। बिना मतलब के अंदर अगर मैं आपको कोई कोई कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ तक करा दूं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, मतलब फिर तो इसको ही करते रह जाएंगे, तुम्हारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा। तो इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड बातें करना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी गाइस, इसी तरीके से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो जो रेजिडेंट्स होते हैं उनका पैसा है ये, तो चलो ठीक है, रेजिडेंट्स का पैसा है, ओके रिपोर्ट है। तो मैं बोलता हूं, जब जब तुम्हें बोले कि नेशनल इनकम की बात हो रही है, तो आप देखो पर्सन कौन है, जो जो पैसा इंडियन ने कमाया है, पर्सन देखो, जो जो पैसा इंडियन ने कमाया है वो सारा पैसा जोड़ दो, फैक्टर इनकम सारी जोड़ दो, नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, और जब मैं बात करूं इंडिया के प्लेस की, तो जो जो पैसा इंडिया के अंदर कमाया गया है वो सारा डोमेस्टिक इनकम है। ये हर एक बच्चे को बात पता है नहीं पता है? बताओ, ये बात पता थी या नहीं पता थी सबको? बताओ जरा, ये बात पता थी या नहीं पता थी? पता थी सबको? तो बस उस, अगर तुम्हें पता थी तो फिर मैं क्वेश्चन करा देता हूं, नहीं तो फिर इसको मैं और आगे। गुरविंदर जी कह रहे हैं एम्बेसी क्या है? देखो यार दोस्त, मेरे को समझाना ही पड़ेगा तुम्हें, मेरी ड्राइंग बहुत खराब थी, मैं सोच रहा था कि ये नक्शा है
एक देश का। तो लोग नॉर्मली समझते हैं एक इस देश की बाउंड्री ये हरी हरी है, ये हरी हरी बाउंड्री इस देश की है। दोस्त इस देश के पास ये तो लैंड की बाउंड्री है, इस देश के बाहर इसका समुंदर भी है, ये वाटर बाउंड्री है। तो जब मैं डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करता हूं तो लैंड वाली बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एक हवा में भी हमारी बाउंड्री होती है। पाकिस्तान का जब हवाई जहाज एंट्री करेगा इंडिया में तो इंडिया को पता लग जाता है कि कौन से देश का हवाई जहाज एंट्री किया है। तो हमारी एयर में भी हमने बाउंड्री बना रखी है। तो अपनी एयर बाउंड्री भी है, लैंड बाउंड्री भी है, वाटर बाउंड्री भी है, और एक स्पेशल बाउंड्री है। जैसे मान लो इधर ये अमेरिका है, यूएसए। तो दोस्त अमेरिका ने एक ऑफिस इंडिया में खोला हुआ है, इसे बोलते हैं अमेरिकन एम्बेसी। इंडिया ने एक ऑफिस अमेरिका में खोला हुआ है, उसे बोलते हैं इंडियन एम्बेसी। तो इंडिया की एम्बेसी चाहे विदेश में है, वो किसकी जगह है पता है? ये इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री है। भाई हमें विदेशों से बहुत काम पड़ते हैं, तो इतनी जगह अगर हमने अमेरिका को दी है तो ये जगह अमेरिका की हो गई, यानी हमारे दिल में भी किसी दूसरे देश की जगह है, और इतनी जगह अमेरिका भी हमें देगा, तो ये हमारी बाउंड्री हो गई। तो एम्बेसी का मतलब, अगर इंडियन एम्बेसी की बात कर रहे हैं, चाहे वो रशिया में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, इंडियन एम्बेसी इंडिया से बाहर ही होती है, तो वो एम्बेसी हमारे देश का ही हिस्सा है। समझ गए? ऐसे ही विदेशों की जो एम्बेसी हमारे देश में है वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री नहीं है, वो उनकी हो गई। ठीक है, तो ये डोमेस्टिक बाउंड्री मतलब एम्बेसी का हिस्सा है। देखो जी, यहां एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉडल के हिसाब से, ये बोलता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 लाइनें लिखी हुई हैं, लिखा है जीएनपी इंक्लूड अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशंस ओवरसीज। कहता है जीएनपी के अंदर इंडियन कंपनीज की वो अर्निंग भी आती है जो हमने बाहर से कमाया है, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रूड, जो हम विदेशों से पैसा कमाते हैं वो जीएनपी में आता है क्या? एंड इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज, कहता है वो पैसा भी आता है जो इंडियंस विदेशों से कमाते हैं, चाहे इंडिया की कंपनी विदेशों से कमाए, चाहे हम जैसे नॉर्मल बंदे विदेशों से पैसा कमाए, वो सारा पैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रूड होता है। तो बीच में यहां लिखा है नेशनल, तो जी हां, नेशनल इनकम में तो बेसिकली वो आता ही आता है। कहता है बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दीज, है क्या इंक्लूड नहीं करता? अरे क्या इंक्लूड नहीं करता? आधा क्वेश्चन रह गया क्या? क्वेश्चन तो मॉड्यूल का ही है। जीडीपी इंक्लूड अर्निंग ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशन ओवरसीज, बिल्कुल ठीक है। एंड इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज, बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दीज व्हाट? अच्छा जीएन, मैंने वहां जीडीपी लिख दिया था क्या? नहीं नहीं, जीएनपी लिखा है। ओके चलो कोई बात नहीं। अच्छा दोस्तों सही लिखा है, मैं इसको दोनों को सेम चीज पढ़ रहा था, दोनों को सेम चीज पढ़ रहा था, सही लिखा है। कहता है जीएनपी के अंदर फीफा आएगा, यानी बाहर से कमाया हुआ पैसा, जीडीपी के अंदर नहीं आएगा। ओके, थोड़ा सा दिमाग का मोह मोह हो गया। जीएनपी के अंदर फीफा आता है, जीडीपी के अंदर फीफा नहीं आता। ठीक है भैया, देखो नेशनल इनकम में तो फॉरेन का पैसा कमाया हुआ आएगा, डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ वही पैसा आएगा जो हमारे देश में कमाया गया है, फॉरेन का पैसा नहीं देखते। अगर तुम डोमेस्टिक में फॉरेन वाला पैसा ऐड करोगे, फॉरेन वाला पैसा ऐड करोगे तो ये नेशनल बन जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं नेशनल में तो आता है, डोमेस्टिक में नहीं आता, क्योंकि डोमेस्टिक तो अलग से ही है। इसमें अगर आ गया तो ये नेशनल बन जाएगा।
बात तो ठीक है, ए वाला ही ठीक कर देंगे। ए वाला मुझे ठीक लग रहा है, 30 सेकंड तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें कुछ और ठीक लग रहा है तो उसको ठीक कर दो, तुम्हें कुछ और ठीक लग रहा है तो उसको ठीक कर दो। जैसे कि इधर लिखा है एनडीपी, इधर लिखा है जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी ग्रॉस है या नेट है? इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करता तो ये लाइन ठीक होती। ठीक है, चलो जी। इधर लिखा है एनएनपीएफसी, इसको नेशनल इनकम भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये होता है फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम अर्न्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। इसमें मुझे एनएफआईए प्लस करनी होती है नेशनल इनकम निकालने के लिए, लेकिन यहां क्या है, माइनस है, इसलिए ये गलत हो गया। कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी की कंप्यूटेशन मतलब जीडीपी की कैलकुलेशन में सारे इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं, इसको क्यों बाहर करेंगे? ये लाइन तो गलत है, सारी बातें गलत है, फर्स्ट वाला सही है, ज्यादातर बच्चे सही हैं। वेदांत, नवरीत, फैजान शेख भाई, ठीक है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। आगे चलते हैं। चलो जी, क्वेश्चन लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट यूनिट। रेजिडेंट कौन होता है? एक देश का रेजिडेंट कौन होता है? इन द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी डिनोट। जब हम जीडीपी की, जीएनपी की, नेशनल इनकम की कोई भी डेफिनेशन देते हैं तो ये एक वर्ड यूज होता है, रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट बोलो या रेजिडेंट यूनिट बोलो या आप बोलो नॉर्मल रेजिडेंट, तीनों बातें एक ही है। नॉर्मल रेजिडेंट, रेजिडेंट, रेजिडेंट यूनिट, सब एक ही बात ही है। इसका मतलब होता क्या है? होता क्या है दोस्तों? रेजिडेंट का मतलब हर वो यूनिट होता है, चाहे वो बंदा हो चाहे वो कंपनी हो, हर वो यूनिट होता है जो हमारे ही देश में 1 साल से ज्यादा से रह रहा है, चाहे उसके पास आधार कार्ड अमेरिका का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में अगर वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो वो हमारा रेजिडेंट है, बस इतना मान लो। जो हमारे पास 1 साल से ज्यादा रह रहा है, फिर हमारी कंट्री में पैसा कमा भी रहा होगा, खर्च भी रहा होगा, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में होना चाहिए। तो हेयर इज अ क्वेश्चन, देखते हैं तुम क्या करते हो। 60 सेकंड तुम्हें दिए हुए इसको सॉल्व करने के लिए, आप कीजिए इसको सॉल्व। इंडिया में सिचुएटेड सोलली है या नहीं है, लेकिन मेरे को लाइन दिखाई दे रही है यहां पे, जो 1 ईयर और मोर, 1 साल या ज्यादा से एक देश के अंदर रह रहा है, चाहे उसके पास इंडिया का नेशनैलिटी या लीगल स्टेटस है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आधार कार्ड है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेजिडेंट की बात कर रहे हैं हम, सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं। सिटीजन अलग चीज होता है। सिटीजन के लिए, अगर तुम इंडियन सिटीजन हो तो तुम्हारे पास इंडिया का आधार कार्ड होगा। रेजिडेंट तो एक इकोनॉमिक्स की टर्म है, इकोनॉमिक्स की टर्म है, कोई वैसे नॉर्मल टर्म नहीं है। वो बंदा जो एक देश में 1 साल से ज्यादा से रह रहा हो और उसी देश के लिए उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, वो रेजिडेंट है। बी वाला यहां पर राइट आंसर है। वेदांत, फैजान और प्रिंस कुमार, दीज आर द टॉपर्स। ठीक है जी, एक एक करके हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल के और भी क्वेश्चंस की। मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है लगभग मैंने आपको सारे ही करा दिए हैं। अभी ये रेजिडेंट वाला कराया, दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास के अंदर करा चुका हूं, लेकिन फिर भी दूसरे क्वेश्चन के अंदर पढ़ के बता देता हूं लाइंस क्या है। एक बच्चे ने डाउट पूछा है तो बता ही देता हूं। ए दूसरे क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड एज इनपुट बाय अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर हम उन चीजों की वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं जो एक गुड्स के प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हुई हैं, ठीक है, जो कंज्यूम हुई है। ओके, ठीक है जी। और दूसरी लाइन लिखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सक्लूड फिक्स्ड एसेट्स हुज कंजम्पशन इज रिकॉर्डेड एज अ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। देखो दोस्त, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम उस चीज को शामिल नहीं करते जिस पर डेप्रिसिएशन लगता है। मैंने बताया था आपका जब वैल्यू एडेड मेथड कराया था,
इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम मशीनरी, ट्रैक्टर, इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते। देखो जी, ये लाइन तो बिल्कुल सही है। देखो वैल्यू एडेड बताया था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। इसके अंदर मशीनरी वगैरह इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते, फर्नीचर को, क्योंकि इन पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन लगता है। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार जरा आपके लिए पोल चला देता हूं, आपको भी स्वाद आ जाएगा। 30 सेकंड्स आपको दे देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ जल्दी से। मात्र 30 सेकंड आर गिवन टू गिव करेक्ट आंसर। जो नकलची होंगे वो सीधा सीधा आंसर दे देंगे। दोनों ही लाइन दोस्तों वैसे तो ठीक नजर आ रही हैं, दोनों ही लाइन ठीक नजर आ रही हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में वो चीजें आती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाती हैं, और वो चीजें नहीं आती जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों की दोनों। बी वाला इज द राइट आंसर इन दैट केस, है ना। देख लेते हैं कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। कहां गया मेरा पोल? ज्यादातर बच्चे सही हैं, सलोनी, करण, संजना, प्रिंस और प्रभजोत। कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीडीपी ऑफ एनी कंट्री। जीडीपी में क्या चीज के बारे में बात हुई है? एक्सक्लूड कैपिटल कंजम्पशन एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हां, जीडीपी के अंदर ये इंटरमीडिएट गुड्स का कंजम्पशन तो पक्का नहीं आता, ठीक है। बोलता है इट इज इंक्लूसिव कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन। दोस्तों जो कैपिटल कंजम्पशन है वो डेप्रिसिएशन का ही एक और नाम आ गया, आपको पता होना चाहिए। जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। हाँ यार, ये ग्रॉस है तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इज इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बट एक्सक्लूड सब्सिडीज। कहता है इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड है, सब्सिडीज माइनस है। देखो जीडीपी की बात हुई है, एमपी वगैरह तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। अब आपके ऊपर समझदारी की बात आती है कि आप इसमें क्या सही करते। अगेन यू आर गिवन अ पोल ऑफ 30 सेकेंड्स, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पोल देना है आपको, 30 सेकेंड्स है तुम्हारे पास, जल्दी करेंगे बच्चों। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। देखो जी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो हर जगह से एक्सक्लूड होता है, और जीडीपी है तो इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहां उल्टा लिखा है तो ये लाइन गलत हो गई। हाँ, इट इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसके साथ बी पे जाएंगे। एमपीएफसी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आईटी और सब्सिडीज की बात ही कहां से हो गई? तो बी वाला इज द राइट आंसर। वैसे अगर कोई आपसे पूछे कि जीडीपी हमारे देश में जो कैलकुलेट होता है वो एमपी पे कैलकुलेट होता है या एफसी पे? नॉर्मली एमपी पे ही कैलकुलेट होता है राज्य, ठीक है। तो यहां पर बी वाला राइट आंसर है। करण, वेदांत, फैजान, प्रीत, दीज आर द टॉपर्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में हो रखा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? ये लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 5। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, अर्निंग के लिए करते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिससे पैसा नहीं कमाते दोस्त। तो यहां पर 4 ऑप्शंस आपको लिखे हुए हैं, तो पढ़ लेते हैं। दोज एक्टिविटीज हुज वैल्यू इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम कैलकुलेशन एज इट विल इन्वॉल्व डबल काउंटिंग। कहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसको नेशनल इनकम से बाहर रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको शामिल कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। समझो इस बात को, अगर इसको शामिल कर लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने वाली एक्टिविटी होती नहीं, तो इसको शामिल करने और ना करने की बात ही नहीं होती। डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक आइटम की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट करना। जब एक आइटम की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट करते हैं तो इसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय एक आइटम को एक से ज्यादा बार काउंट कर लोगे तो नेशनल इनकम की वैल्यू ही गलत आएगी, ठीक है, ज्यादा आ जाएगी। अगला लिखा है, तुम्हारे लिए पोल भी चालू कर देता हूं, 30 सेकंड्स भी दिए। हाँ जी, कहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज वो चीजें होती है
which produce goods and services, but since these are not exchanged in market transaction, they do not command any market value. कहता है ये वो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिसको मार्केट में एक्सचेंज नहीं किया जाता, खरीदा और बेचा नहीं जाता, तो इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई मार्केट नहीं। एग्जांपल सेकंड हैंड गुड्स अनमोल ने दिया, गलत एग्जांपल है। सेकंड हैंड गुड्स मार्केट में बिकती है भाई, ठीक है। वो चीजें जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, यानी जिसका कोई प्राइस नहीं होता, ये क्या होती है भैया? ये देखो, भंडारा जानते हो? भंडारा, भंडारे में पूरी सब्जी बटती है, कढ़ी चावल बटते हैं, बहुत कुछ बटता है भंडारे में, बहुत कुछ बटता है। तो भंडारा बांटना, भंडारा जब बट रहा होता है, फ्री में बट रहा होता है ना, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, वो दान पुण्य, डोनेशन ये सब चीजें के लिए किया जाता है। तो बी वाला सही है। यहां पर सीधा बी वाले पे अटैक करेंगे, बोलेंगे भैया यही सही है, और बच्चों से जानेंगे कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। ज्यादातर बच्चे सही हैं। अगेन वेदांत, प्रभजोत और सलोनी, दीज आर द टॉपर्स। अगले क्वेश्चन में पूछा है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर इनटू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसको शामिल नहीं किया जाएगा, किसको शामिल नहीं किया जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। थोड़ा छोटा कर दूं क्या, चारों दिख जाएंगे? आपके लिए साथ के साथ पोल भी चला दे क्या? पोल भी चला देते हैं, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं। देखो जी, एक्सचेंज ऑफ प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड गुड्स। प्रीवियसली का मतलब ऐसी गुड्स जो आज सेकेंड हैंड हो गई हैं, पिछले साल उनको प्रोड्यूस कर दिया था, तो ऐसा बोलते हैं दोस्त, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को या उसकी सेल को या उसके परचेज को हम अपने देश की नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि वो पिछले साल जब नई थी, जब भी नहीं थी पिछले साल या पिछले 10 साल में, तब वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, इसको शामिल नहीं करते। ठीक है जी, आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहां इसने सीधा ही लिख दिया एक्सचेंज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर, इनकी जो बाइंग और सेलिंग होती है, कहते हैं दोस्त इससे कोई भी पैसा जनरेट नहीं हो रहा। आपके पास 10 रुपए का शेयर है, ये बी ने परचेज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। शेयर को एक्सचेंज करना, इट इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि मालिकाना हक बदल गया, कोई पैसा यहां पर जनरेट नहीं हुआ। जो मार्केट वैल्यू है उस पर ही शेयर खरीदा जाता है। हां, बीच में अगर ब्रोकर आता है तो वो अपनी ब्रोकरेज लेगा, यानी ब्रोकर की कमीशन होगी, वो नेशनल इनकम में ऐड की जाती है, वो नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। शेयर की कोई भी सेल परचेज नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, तो इनमें से कोई भी ऐड नहीं होगा। डी वाले पे जाएंगे। चलो ये बताना जरूरी था। देखो यार एक बात बताऊं, क्रिश, आयुष, फैजान, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन डिटेल वगैरह तुम्हारे मॉड्यूल में इतनी कुछ खास गिवन है नहीं। हुआ क्या एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूं। जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये जो तुम कंटेंट पढ़ रहे हो, ये पहले सीए इंटर में होता था। अब समझो मेरी बात को, ये पहले सीए इंटर में होता था, ठीक है। तो सीए इंटर में एक सब्जेक्ट था ईएफएफ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसमें ये होता था। अब उसका सारा का सारा कंटेंट फाउंडेशन में लेकर आ गई है, सारा का सारा कंटेंट, वो भी मॉडिफाइड तरीके से। कुछ बदलाव भी हैं उस कंटेंट के अंदर, कहीं जगह कम है, कहीं जगह ज्यादा है, लेकिन इन्होंने ये एमसीक्यूज चेंज नहीं किए। तो एमसीक्यूज तो अभी भी इंटर से मिल रहे हैं, वो कंटेंट की एक्सप्लेनेशन यहां दी भी नहीं हुई है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन जिस हद तक हम कर रहे हैं उसी हद तक आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर इनटू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में किसको कैलकुलेट करेंगे? तो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स तो अभी देखा, इसको तो कभी इंक्लूड नहीं करते। तो अब 2 देख लेते हैं। कहता है एडिशन टू इन्वेंट्री। एडिशन टू इन्वेंट्री का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। द वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट कंपनी सेल, कंपनी जो भी माल बेच रही है उसकी वैल्यू। हाँ यार, दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ए और बी के लिए लिखा हुआ है डी ऑप्शन, ओके, कोई बात नहीं। अगला 8th 9th इजी है, 10th भी करा दिया क्लास के अंदर, 11th भी बच्चों को बता देता हूं।
कहता है अगर NFIA पॉजिटिव है तो क्या होगा? NFIA पॉजिटिव है, देखो जी नेशनल इनकम क्या होता है, ये होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। अगर मान लो डोमेस्टिक इनकम 100 है, NFIA -10 है, तो नेशनल इनकम 90 हो जाएगी। कहते हैं अगर नेशनल इनकम नेगेटिव हुई तो डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू नेशनल इनकम से ज्यादा होगी, लेकिन नेशनल इनकम पॉजिटिव ये NFIA पॉजिटिव हुआ, मान लो 10, डोमेस्टिक इनकम 100, तो दोनों को प्लस करो, ये 110 आएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होती है क्योंकि NFIA पॉजिटिव होता है, तो नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम इफ NFIA इज पॉजिटिव। ठीक है जी, ओके। जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बोला है यहां पर। ये जीडीपी पर कैपिटा क्या है भाई? जीडीपी पर कैपिटा का मतलब वैसे तो हो गया देश का जीडीपी अपॉन देश की पॉपुलेशन। इट इज अ मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। ये इकोनॉमी का पर पर्सन आउटपुट है, यस इकोनॉमी का पर पर्सन आउटपुट है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन। लेकिन बुक में दिया हुआ नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो इसको भी ठीक मानोगे। तो ए और सी दोनों, मतलब गलत होने के बाद भी तुम ऑप्शन नंबर सी को ठीक मान रहे हो, क्योंकि मॉड्यूल बोलता है पेपर में भी ऐसा ही करना है। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ही करना है भाई, जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, 13, 14, 15 ये सब हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब बनता है कि असलियत की बात करो, हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कुछ लिमिटेशंस है और कुछ चैलेंजेस है जो हमारे सामने देखने को मिलते हैं दोस्त। ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दिया हुआ है नेशनल इनकम। तो कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिकल्टीज हैं जो नेशनल इनकम कैलकुलेट जब रियल लाइफ में करता है हमारा देश, तो क्या डिफिकल्टीज आती हैं। पहला, नेशनल इनकम की कोई अग्रीड डेफिनेशन नहीं है भैया। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन और वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन, दोनों में थोड़े से मतभेद देखने को मिलेंगे। बस आप इतना जानो कि हर एक कंट्री बोलती है अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कि हमारे देश की जब नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है तो उसके अंदर पुलिस जैसी प्रोटेक्शन चीजों की वैल्यू को भी काउंट किया जाता है ना। लेकिन वर्ल्ड बैंक बोलता है कि यार पुलिस जैसी प्रोडक्शन सर्विसेज पर जो खर्चा किया है वो डेवलपमेंट का खर्चा नहीं है। तो इन दोनों में थोड़े से मतभेद है, इसको छोड़ दो। फिर कहता है एक्यूरेट डिफरेंस या डिस्टिंग्विशन नहीं बता सकते आप फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। जब हम पढ़ाई करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस बताना बहुत आसान होता है। रियल लाइफ में डिफरेंस बताना मुश्किल काम होता है। पता करना कि कौन सी गुड इंटरमीडिएट ही इस्तेमाल हुई होगी, है ना। देखो क्या होता है, एक मोबाइल फोन डीलर है, वो एप्पल का मोबाइल फोन यहां से लेता है और यहां बेच देता है। तो मोबाइल फोन इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, राइट। लेकिन कभी कभी ये शाना है, कुछ फोन यहां से खरीद के आगे बेचता ही नहीं, खुद ही यूज कर लेता है। तो ये पता कैसे लगेगा? जब वो आगे बेचेगा तो इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल कर रहा है, खुद इस्तेमाल कर लेगा तो ऑन यूज कर रहा है, तो वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पता नहीं लग पाता। इश्यू ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट का हमेशा इश्यू रहता है कि यार इसको इंक्लूड करें या ना करें। हमारा देश तो बोलता है नहीं करना चाहिए इंक्लूड, ठीक है। सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स की सर्विसेज की वैल्यू, भाई ये ड्यूरेबल गुड्स होती है जो लंबे टाइम तक चलती है। यानी एक मशीन है जो 10 साल तक चलेगी, 10 साल तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी वैल्यू को भी हमें 10 साल तक नेशनल इनकम में लेना चाहिए या एक ही साल में ले ले। हम तो एक साल में ही लेकर खत्म कर देते हैं, लेकिन डिस्प्यूट है कि 10 साल तक लो यार, 10 साल तक मशीन चल रही है तो, ठीक है। डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कहता है नेशनल इनकम निकालने के बाद आप एग्जैक्टली ये इनकॉर्पोरेट करके नहीं बता सकते। इनकॉर्पोरेट का मतलब कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कि लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यानी लोगों के पास एग्जैक्ट अमाउंट कितना अर्न करते हैं लोग। क्योंकि कई लोग हैं जो अपनी इनकम बताते ही नहीं सरकार को, छिपा लेते हैं। आप बताइए, कई झूठ बताते हैं, कई सही बताते हैं, ठीक है। अगला, वैल्यूएशन ऑफ न्यू गुड्स एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस। कहता है मान लो कोई नई नई चीज आई है,
हर साल कोई ना कोई प्रोडक्ट नया डेवलप होता रहता है। सैमसंग के फोन हमेशा नए आते हैं, नए नए मॉडल आते हैं, वीवो के, ओप्पो के, एप्पल के। क्या ये पहले कभी एग्जिस्ट करते थे? नहीं करते थे। आज के टाइम में देखो इंडिया का बेस ईयर कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जांपल 2014-15 बेस ईयर है इंडिया का। तो जो चीज 2014-15 में थी नहीं, तो उसकी वैल्यू उसके कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर प्राइस पर हम कैसे निकालेंगे? मान लो ये पेन अभी पहली पहली बार आया है, तो 2014 में इसका क्या प्राइस था मुझे कैसे पता लगेगा? हम निकालते हैं ना जीडीपी, नेशनल इनकम, रियल और नॉमिनल, दो चीजों में। तो रियल वाली कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगी, तो थोड़ी सी वहां दिक्कत है। और गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इसकी वैल्यूएशन में भी प्रॉब्लम आती है। बेसिकली दोस्तों दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओवरव्यू लेना है, एग्जाम में आने वाला कंटेंट है ही नहीं है। लेकिन अभी भी चैलेंज है कुछ चैलेंज सामने है। पता नहीं क्यों प्रॉब्लम और चैलेंज अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों ही सेम चीज बताते हैं कि भैया दिक्कत आ रही है नेशनल इनकम में। क्या क्या दिक्कत आ रही है? देखो ये दिया हुआ है, इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा एंड लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अवेलेबल डेटा। पहली प्रॉब्लम ये है हमारे देश की सरकार के पास डेटा की कमी है। बहुत सारे लोगों का डेटा ही नहीं है, कितना अर्न करते हैं कितना नहीं अर्न करते, और जो डेटा है उस पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, कितना सच्चा है वो। प्रेजेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, ऐसा भी सेक्टर है जो अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, यानी ऐसे कुछ सेक्टर हैं जिसकी वैल्यू को पैसों में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम। अच्छा, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसकी वैल्यू को पैसों में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम? बताना जरा। मैं हूं टमाटो पूछ रहा है बेस ईयर मतलब, बेस ईयर का मतलब बाबू पहली क्लास देखनी थी आपको इसकी। ठीक है, नॉन मोनेटाइज सेक्टर, जल्दी बताओ गुरविंदर करूंगा। नॉन मोनेटाइज सेक्टर कौन सा है? ऐसा सेक्टर जहां से हमें प्रॉफिट लॉस तो होता है लेकिन पैसे की वैल्यू नहीं पता लग पाती, कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हुआ। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नैलिटीज, पोल्यूशन से कितना नुकसान हो रहा है पता ही नहीं लग रहा है, ट्रैफिक से कितना नुकसान हो रहा है पता ही नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन कहता है एक फार्मर ने 100 किलो गेहूं बनाए, उसमें से 80 किलो बाहर बेच दिए, 20 किलो खुद खा गया। तो इस 20 किलो की वैल्यू के बारे में पता ही नहीं चलता। एक इसको बोलते हैं जो खुद खा गया वो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। एक टैक्सी वाले ओला में लगा बंदा, उसने 5 लाख रुपए की टैक्सी खरीदी और चलाने लगा, लेकिन अपनी बीवी को भी घुमाता है। वो अपनी बीवी को टैक्सी में घुमा रहा है, मौज करा रहा है बीवी को। तो बीवी को कितने रुपए की मौज मिल रही है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो गया, फैमिली वाला हो गया। राइट, अगला एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग इनकम ड्यू टू इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। कहता है या तो लोग पढ़े लिखे नहीं है या लोग इग्नोर कर देते हैं इनकम टैक्स भरना, तो लोगों की इनकम का खुलासा ही नहीं होता, लोगों की इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। कौन है वो? अरे वो चाय वाला आजकल चल रहा है ना, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, चाय वाले, मोमोज वाले, मैगी वाले। ठीक है, ये पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन या तो वो पढ़े लिखे नहीं है या फिर वो इग्नोर करते हैं, चल टैक्स कोई भरेगा नहीं तो पता ही नहीं लगता। ठीक है, और लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। कहता है तुम्हारा जो ऑक्यूपेशन है, जो भी तुम काम धंधा कर, डॉली चाय वाला, हाँ, जो भी तुम काम धंधा करते हो ये कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में। ये हमेशा आसान नहीं रहता कि इसको प्रॉपरली कहां पर क्लासिफाई करें। ठीक है, अगला है एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। अब तुम्हें पता है अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 6 मेथड्स हैं। कितने सारे मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। अब एग्जैक्टली कौन सा सही है यह भी प्रॉब्लम है। हाँ, वड़ा पाव वाला भी है ना। तो कितना सारा है, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज करें यह भी हमेशा सही नहीं पता लगता। तो दीज आर द चैलेंजेस इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब मैं दोस्तों एक बार आपको बता दूं, ये चैलेंजेस और ये जो प्रॉब्लम्स है एक बार अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। मैं बता दूं कि मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया है, मतलब यूनिट 1 कराई है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक नहीं हुआ, वो भी देख लेना। देखो जी, सबसे पहले
इसके अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बताया हुआ है कि कौन नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। ये मोस्पी नेशनल इनकम मिनिस्ट्री है, सीएसओ कैलकुलेट करता है, स्टेट लेवल पे भी कैलकुलेट होती है। ये मैं क्लास के अंदर बता चुका हूं आपको, ठीक है। अगला, नेशनल इनकम के यूजेस क्या है, क्लास के अंदर मैंने बता दिया आपको। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सबसे पहली क्लास में बताया था, इंक्लूडिंग जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला मत भूलना, मॉड्यूल में तो दिया नहीं है लेकिन पेपर में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी के न्यूमेरिकल्स भी कैलकुलेट करके दिखाए थे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स, लेकिन मॉड्यूल में नहीं दिए हुए पहले। वो मॉड्यूल में पहले पर्सनल इनकम, अरे 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 कहां चला गया, मॉड्यूल में पहले पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये सब दिया हुआ है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं दोस्तों, जो मैंने फॉर्मूलाज कराए हैं वो कर लेना, इसको गोली मारो, ठीक है। ये सब वैसे ही बने हैं जैसे मैंने बताए हैं, ठीक है। ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, एनएफआईए, इन तीनों के रूल हमने जिस हिसाब से किए हैं उस हिसाब से करने हैं आपको। पर कैपिटा इनकम का बता दिया। पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जैसे मैंने बताया वैसे करना है आपको। हाँ भाई, पानीपुरी वाला भी कितना एग्जांपल दे रहे हो। प्राइवेट इनकम भी हो गया, इसके इलस्ट्रेशंस भी हो गए, सारे इलस्ट्रेशन लगभग हमने किए हैं लास्ट क्लास में। इस क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। फिर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना दोस्त, ये मैंने नहीं कराया आपको, क्योंकि जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो नेक्स्ट चैप्टर में भी आ रहा है। ये छोटा सा टॉपिक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में भी, मतलब नेक्स्ट वाली यूनिट में भी आएगा, तो इसलिए मैंने आपको नहीं कराया। कृति अग्रवाल सिर्फ यही वाला है, क्योंकि ये वहां पर रिपीट होगा तो रिपीट करा दूंगा। 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड के बारे में सब कुछ कैलकुलेट करना अपने ने सिखा रखा है, एक एक चीज कवर्ड अप है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनकम मेथड आ गया, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, जिस हिसाब से मैंने कराया उस हिसाब से कर देना भैया, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा पेपर के अंदर। जिन चीजों को मैंने बोला हल्के में देखो उनको हल्के में देखना, जिनको मैंने बोला हैवी देखो उनको हैवी देखना, ठीक है जी। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 6। आई सजेस्ट, अब मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं, जिस बच्चे ने एक बार नेशनल इनकम कर लिया, ठीक है, उसकी यूनिट 1 को देखो जी। मैंने बोला ना ये चैप्टर थोड़ा हैवी लेवल का है, आपको एकदम से समझ में नहीं आता, एकदम से समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसको आप एक बार चाणक्य 2.0 बैच से, चाणक्य 2.0 बैच में नेशनल इनकम का चैप्टर करा रखा है, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग के 1 आवर को देख लो बस, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। प्लीज उसको 1 आवर देख लेना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अभी कर लोगे तो अभी देख लेना, ठीक है, अभी देख लेना, ये तुम्हारे काम की चीज है। चाणक्य 2.0 बैच यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमने वो रिवीजन के लिए बना रखा है, ठीक है मेरे दोस्त। आज की क्लास का अगर लीडर बोर्ड चेक किया जाए तो नंबर 1 पे फैजान भाई हैं, फिर संजना, कपिल, तान्या, प्रभजोत, पृथ्वी, एप्पल, नीरव, अंशुल, तंजीला शेख। दीज आर द टॉपर्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू गाइज हैव डन दिस चैप्टर, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में फिर इतना ही, बस आप लोगों से प्यार की इच्छा रहती है हमेशा, और प्यार की कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से। और दोस्तों नई क्लास में नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, कल नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे है तो नई वाली यूनिट को नए तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक से सोचना फिर से शुरू करेंगे। और सैटरडे है, सैटरडे को भी, सैटरडे नहीं है कल, फ्राइडे है, हाँ कल फ्राइडे, ठीक है। कल फ्राइडे को मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय गाइस, टाटा।